दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको क्रिया शरीर के टॉपिक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सठ क्रियाकाल। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में भी रोग निदान के टॉपिक में, रोग निदान सब्जेक्ट में आपको ये पूछा जाता है सठ क्रियाकाल। क्या होता है सठ क्रियाकाल? चलिए हम शुरू करते हैं। सठ क्रियाकाल बेसिकली क्या है उसको यहाँ समझिए। देखिए, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के जो कारण है, कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट कैन बी पैथोजेंस और कैन बी एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, जिसको हम आहार विहार कहते हैं। उसके सेवन से लेकर या कॉजेटिव एजेंट से लेकर जब तक आपके शरीर में कंप्लीट उसके लक्षण शो नहीं कर जाते हैं, उस अवस्था तक में, मतलब बीमारी के हेतु सेवन से लेकर कंप्लीट पूर्ण रूप से उसके लक्षण उत्पन्न होकर के बीमारी चिन्हित हो जाने तक की अवस्था को, है ना, सठ क्रियाकाल में डिवाइड किया गया है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि किसी बीमारी को उसके 6 स्टेज में समझा जा सकता है और उसे ही सठ क्रियाकाल कहा गया है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, समझते हैं कि आयुर्वेद में हेतु सेवन के उपरांत व्याधि होने तक की 6 अवस्थाओं को आचार्य सुश्रुत ने सठ क्रियाकाल में वर्णन किया है। इन अवस्थाओं में यदि चिकित्सा कर दिया जाता है तो रोग ठीक हो जाते हैं, परंतु जो अंतिम अवस्था है उसमें चिकित्सा करने पर भी रोग नहीं ठीक होते, दैट इज़ भेद अवस्था। वैसे बताऊंगा मैं इसके बारे में। अब यहाँ देखिए वो 6 अवस्था कौन कौन सा है। वो है संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। ये तीन तीन को इस तरह से लिखा इसलिए गया है बच्चों, क्योंकि इसके पीछे का रीजन समझिए। संचय, प्रकोप और प्रसर, इस अवस्था के दौरान जो लक्षण दिखाई देते हैं, इन लक्षणों को हम कहते हैं विकार। क्या कहते हैं? विकार। और स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, इन अवस्था के दौरान जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं रोग। ये आपको समझने के लिए है, ठीक है, विकार और रोग में क्या अंतर होता है। अब हम एक एक अवस्था को डिटेल में पढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संचय, प्रकोप और प्रसर क्या होता है। उसको मैं एक डेली एग्जाम्पल से, लाइव एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए, देखिए मान लेते हैं कि ये आपका कोई गैस स्टोव है, राइट। इसके ऊपर आपने कोई एक पतीला रखा है, ठीक है, जिसके अंदर में आपने मिल्क रखी है, दूध रखा है ना। इसको आपने गैस को ऑन किया। अब अगर आप इसमें दूध और डाल रहे हैं तो क्या होगा? इस पतीला में अगर मान लेते हैं इतना तक दूध था तो इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस अवस्था को बोलते हैं संचय अवस्था। इसमें क्या हो रहा है? दूध पतीला में ही है, समझ में आ रहा है, लेकिन इसकी अमाउंट बढ़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड संचय अवस्था। यही ऐसा ही सेम होता है शरीर में जो दोष हैं। अगर हम ऐसे आहार विहार खा रहे हैं जिससे हमारे शरीर में जो दोष है उस दोष की अवस्था बढ़ रही है, दोष की मात्रा बढ़ रही है, तो उसे हम बोलते हैं दोष संचित हो रहा है। क्लियर? अब देखिए प्रकोप क्या होता है। अब आपने क्या किया, इस गैस के बर्नर को और आपने फ्लेम बढ़ा दिया, ठीक है। फ्लेम बढ़ाने से क्या होगा? अब ये जो दूध है, ये दूध अब खौलने लगेगा और अब ये दूध हो सकता है इस पतीले के, है ना, अपर पार्ट तक चला आए। इसमें भी क्या हुआ कि क्या इस दोष की मात्रा कम हुई? नहीं। क्या इस दोष की मात्रा बढ़ गई? नहीं। जितनी थी उसमें से उसका लेवल ऊपर हो गया, मतलब ये प्रकोपित हो गया। क्या ये पतीला से बाहर निकला? नहीं, अभी तक पतीला से बाहर नहीं निकला है। मतलब ये, इसको बोलते हैं प्रकोप अवस्था। मतलब शरीर के जो दोष हैं पहले संचित हुए, संचित होने के बाद प्रकोप हो गए। कैसे प्रकोप हुए? मतलब अगर आप सोचो वात दोष, लेट्स से कि वात दोष का अगर हम आहार विहार कर रहे हैं तो पहले हमारे नॉर्मल, हमारे बॉडी में मान लेते हैं यहाँ तक वात दोष है, ठीक है। अब आप वातज आहार विहार कर रहे हो तो क्या होगा? ये हो सकता है वातज आहार विहार के कारण वात दोष की मात्रा बढ़ गई, लेकिन संचय हो चुका है। संचय होने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो हो गया कि आपका एक्सटर्नल आहार विहार, एक हो सकता है ऋतु, है ना। जो ऋतु जो होते हैं आप समझ रहे हो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये जो 6 ऋतुएं हैं, ऋतु में भी अपने स्वाभाविक कारणों से वात दोष की संचय होती है। अब अगर आप और आहार विहार या ये कारण बढ़ा ही जा रहे हो संचय होने के बावजूद भी, तो क्या होगा? ये प्रकोपित हो जाएंगे। ये उसी स्टेट में रहकर अपनी कंडीशन खराब कर लेंगे, प्रकोपित होना। संचय प्रकोप क्लियर हुआ। अब प्रसर क्या होता है? अब मान लो अभी भी तुमने फ्लेम को, बर्नर को टाइट और बढ़ाया ही गया है ना, उसकी अब फ्लेम को बढ़ा ही रहे हो, तो क्या होगा? अब ये दूध जो भी मात्रा है वो बाहर, है ना, पतील से बाहर निकलना शुरू करेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रसर अवस्था। ऐसा ही कुछ शरीर में भी होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दोष पहले संचित होते हैं, ठीक है। दोष जो पहले नॉर्मल स्टेट में थे वो पहले संचित होंगे, फिर प्रकोपित होंगे और फिर प्रसर, मतलब अपनी जगह से अलग हो जाएंगे। क्लियर है?
और प्रेशर होने के बाद मतलब अपनी जगह से बाहर निकलेंगे, इसके बाद अलग अलग जगह पर जाना, मतलब हो सकता है कि कोई दोष का स्थान मान लो कटी अवस्था है, मतलब जैसे वात दोष कहाँ पे होता है ना, आपके कटी इन सब जगह पे होता है ना, कमर वगैरह में कहते हैं हम, या फिर बॉडी के लोअर पार्ट में कहते हैं। लेकिन अगर वो प्रकोपित होकर शरीर के अलग अलग आर्म्स में चले जाए, अलग अलग भाग में चले जाए, तो हम कहते हैं स्थान संश्रय अवस्था। क्लियर है? स्थान संश्रय के बाद व्यक्ति और भेद, ऐसे 6 अवस्था होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में हर एक अवस्था को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे कि सठ क्रियाकाल क्या है ना, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप चाहे तो 1.5x में आप वीडियो को देख सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको कोई टॉपिक देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से, हर रिलेटेड ईयर से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे। अभी सारे वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, धीरे धीरे करके मैं सारा वीडियो अपलोड करूँगा, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा है आपको कि जब भी मैं पढ़ाने बैठूँ, आप वीडियो देख रहे हो, इसके बाद कॉपी पेन ले लो, आराम से इसको एक एक चीज़ को जो लिखा हुआ है इसको आप पहले नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, सठ क्रियाकाल को की 6 अवस्थाएं होती है। संचय अवस्था, संचय अवस्था अगर आपको एग्जाम में आए कि सठ क्रियाकाल लिखो, तो जैसा मेरे नोट में लिखा हुआ एज इट इज़ आप लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। संचय अवस्था क्या होता है? यह पहली अवस्था है जिसमें दोष एकत्र होते हैं। क्लियर? एकत्र होने लगते हैं। प्रकोप अवस्था, इस अवस्था में दोषों का प्रकोप हो जाता है, मतलब वो कुपित हो जाते हैं। प्रसर अवस्था, इसमें दोष शरीर में फैलने लगते हैं। क्लियर है? मतलब शरीर में अभी वो जाने के लिए उतावल हो चुके हैं, मतलब अब वो शरीर में अलग अलग जगह पर जाने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं प्रसर अवस्था। स्थान संश्रय अवस्था, इस अवस्था में दोष किसी विशेष स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। मान लो कि प्रकोपित हुए, जैसे मैंने कहा थोरैकिक रीजन में, जिसको उर प्रदेश कहते हैं, राइट, उर प्रदेश, मान लो कफ का स्थान है, तो कफ प्रकोपित संचय हुआ, उर प्रदेश में प्रकोपित हुआ, लेकिन ये प्रकोपित होकर ये कफ अगर मान लो बाहु में चला गया, दोनों आर्म्स में चले गए, या अलग अलग बॉडी के आमाशय पक्वाशय में चले गए, तो हम कहेंगे ये स्थान संश्रय हो गया उसका। क्लियर है? व्यक्ति, इसमें रोगों के लक्षण पूर्ण रूप से दिखने लगते हैं। व्यक्ति अवस्था जो हमारा 5वां अवस्था होता है, व्यक्ति अवस्था को ही लक्षण अवस्था भी कहते हैं। व्यक्ति, ये जब आप रोग निदान पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो रोग का लक्षण है ना, वो व्यक्ति अवस्था में दिखता है। भेद की बात करें तो यह अंतिम अवस्था है जिसमें रोग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और हमारे शरीर में पूरी तरह से आक्रांत हो जाते हैं, पूरी तरह से हमारे शरीर को ग्रसित कर देते हैं। तो एक एक पॉइंट करके आपको समझा, संचय क्या है, प्रकोप क्या है, प्रसर क्या है, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार इन अवस्थाओं में यदि समय पर चिकित्सा कर दी जाती है तो रोग ठीक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ अब हम देखते हैं कि फिलहाल संचय, प्रकोप और प्रसर, इन 3 स्टेज में अगर वात दोष का मान लेते हैं संचय होता है, वात दोष का प्रकोपित, वात दोष संचित होकर प्रकोपित होता है और प्रसर होता है, तो क्या क्या लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं। यह अपन ने क्या किया है, यहाँ पर सठ क्रियाकाल के 3 काल को लिखा है और यहाँ पर दोष लिखा है कि वातज लक्षण क्या क्या उत्पन्न होंगे शरीर में। वात दोष अगर संचय होगा तो क्या उत्पन्न होगा, वात दोष प्रकोपित होगा तो क्या होगा, और वात दोष प्रसर होगा तो क्या होगा। सिमिलरली पित्तज लक्षण यहाँ लिखे हुए हैं और कफज लक्षण यहाँ पे लिखे हुए हैं। ध्यान से समझते हैं एक एक चीज़ को। ठीक है, अगर वात दोष संचित होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, मतलब जो हमारी आमाशय पक्वाशय है, हमारी जो कोष्ठ है, जो थोरैकिक रीजन के बाद का जो नीचे वाला जो कोष्ठ पार्ट है ना, ये नीचे तो पाँव वगैरह हो गया, ठीक है, ये जो कोष्ठ पार्ट है, एब्डोमेन कैविटी, कंप्लीट एब्डोमेन कैविटी, इसमें क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एकदम भरा भरा है, ठीक है, स्तब्ध हो चुका है, ठीक, पूर्ण है ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी कोष्ठ में। ठीक, अगर वही वात दोष प्रकोपित हो जाता है तो क्या होगा, ये कोष्ठ में सूचीबद्ध वेदना होगा। तोद मतलब होता है सुई के समान चुभने जैसी पेन होना, संचरण। ठीक है, वह ऐसा लगेगा कि ये सुई के समान पेन जो है ना वो एक जगह नहीं हो रहा है, इधर उधर हर जगह कोष्ठ में सुई के समान चुभ रहा है। क्लियर हो गया, ये हो गया प्रकोप अवस्था। प्रसर अवस्था की बात करें तो प्रसर अवस्था में क्या लिखा है, वायोर विमार्ग, वात दोष जो है ना, फिर अब ये कोष्ठ से इधर उधर हर एक जगह में ऐसा फील होने लगेगा। कोष्ठ के अलावा हो सकता है आपको फिर छाती है ना, थोरैकिक रीजन, या हो सकता है नीचे आपके लोअर लिम्स, इन सब में भी आपको ऐसा फील हो। आई होप आप समझ पाए। वात दोष के संचय अवस्था का लक्षण स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, प्रकोप अवस्था का लक्षण कोष्ठ तोद संचरण, और प्रसर अवस्था का लक्षण वायो विमार्ग। क्लियर।
अब हम बात करते हैं पित्त दोष के संचय अवस्था का क्या लक्षण है। अब सोचो पित्त दोष शरीर में नॉर्मल स्टेट में है तो बहुत ही सही है ना, प्रॉपर पित्त दोष का काम है पाचन करना, स्वेद, ये सब सारी चीज़ें आप पित्त दोष में डिटेल में पढ़े हो। अगर हम बात करें संचय में क्या वो लक्षण दिखाता है तो क्या लिखा हुआ है, पित्त अभासता, शरीर में येलोनेस आने लगता है, पीले रंग का आ जाता है। मंद उष्मता, मंद उष्ण, शरीर की जो उष्मा है, शरीर की जो, यहाँ पर उष्मा का दो मतलब हो सकता है, शरीर की तापमान और जाठराग्नि। जाठराग्नि आपका मंद होने लगता है, मतलब आपका खाना ढंग से पाचन नहीं होगा, या फिर शरीर की जो तापमान है वो कम होने लगता है। और पीत भाषता, मतलब ये कह सकते हो ना, येलोनेस ऑफ वेदर स्क्लेरा एंड, मतलब एक तरह से जॉन्डिस वगैरह के प्री नॉर्मल सिम्टम्स दिखने लग सकते हैं। ठीक, प्रकोपित हो गया, अगर मान लो पित्त दोष प्रकोपित हो गया तो हमारे शरीर में क्या लक्षण होगा, अम्लिका, एकदम खट्टे ढकार जैसा आएगा, पिपासा, खूब प्यास लगेगा, और शरीर में दाह होगा, जलन जैसा होगा अंदर में और शरीर के बाहर में भी। क्लियर, यह है पित्त प्रकोप के लक्षण। अगर पित्त दोष प्रसर हो गए, प्रसर हो गए मतलब पहले तो संचित हुए, फिर प्रकोप हुए, फिर अब शरीर के अलग अलग भाग में चले गए, तो अलग अलग भाग में गए तो क्या होगा, वहाँ पर ओस, चोस, परिदाह, धुमायन, ये सारे के सारे लक्षण है पित्त दोष से रिलेटेड। ठीक है, ये सब चीज़ उत्पन्न होते हैं। ओस क्या होता है, चोस क्या होता है, परिदाह, धुमायन क्या होता है, ये चीज़ आपको डिटेल में रोग निदान में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये चरक सूत्र स्थान में भी आपको बताया जाता है, जहाँ नानात्मक व्याधि के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम कफ की बात करें तो कफ दोष अगर संचित हुआ तो क्या होगा। अब सोचो, कफ तो ऑलरेडी कहते हैं कि ये शरीर को बहुत सुस्त कर देता है, अंग गौरव, आलस आता है बहुत ज़्यादा शरीर में कफ के संचय होने से। कफ अगर प्रकोपित हो गया तो खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, अन्य द्वेष, जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। हृदय उत्क्लेश, ऐसा लगेगा एकदम हृदय के ऊपर कोई तो भी हार्ट के ऊपर कुछ भारी भारी जैसा फील होगा, उत्क्लेशित होगा, मतलब वहाँ पे वोमिटिंग टाइप का फील हो सकता है। ठीक है, हृदय उत्क्लेश होगा, अन्य द्वेष होगा। और अगर कफ संचय प्रकोप होकर शरीर के अलग अलग स्टेज में जाने को रेडी हो गया तब क्या होगा, तो वही आरोचक तो आएगा ही, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, अविपाक, खाना ढंग से पाचन भी नहीं होगा, और वोमिटिंग यहाँ पे होने लगेगा। यहाँ पर वोमिटिंग होने जैसा फील होगा और यहाँ पे वोमिटिंग हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये वातज, पित्तज और कफज संचय, प्रकोप, प्रसर के लक्षण आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ मेरा मानना है कि लर्निंग इज़ ए स्लो प्रोसेस। जितना नॉर्मल स्टेट में आप वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चलिए आगे समझते हैं इन्हीं चीज़ों को, एक बार फिर से समझते हैं। सठ क्रियाकाल, जिसको हम कह सकते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़। सुश्रुत सूत्र स्थान 21, जिसका नाम है वर्ण प्रश्न अध्याय, इसमें वर्णन किया गया है सठ क्रियाकाल का। क्रियाकाल मतलब क्या होता है, षड्विध क्रियाकाल है बेसिकली। ठीक है, सुश्रुत में षड्विध क्रियाकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्रियाकाल एक्चुअली दो वर्णन किया गया है। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत कहते हैं षड्विध क्रियाकाल, और आचार्य चरक कहते हैं त्रिविध क्रियाकाल। ठीक है, क्रियाकाल मतलब चिकित्सा का अवसर, जहाँ जहाँ आप चिकित्सा कर सकते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट होकर, है ना, रोग दूर हो जाए। कौन कौन से हैं, यही देखिए श्लोक लिखा हुआ है। ठीक है, सूत्रस्थान सुश्रुत सूत्रस्थान 21 का श्लोक है, संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचरयम व्यक्ति भेदम च यो वेत्ति दोषानाम स भवेत भिषक। ये श्लोक क्या कहता है पता है आपको, ये कह रहा है स भवेत भिषक, वही डॉक्टर होगा, वही भिषक होगा। कौन, यो व्यक्ति, जिसको अच्छी तरह से जानकारी है किस चीज़ का, दोषों के, दोषानाम, दोषों के, किसका, संचय, कब कौन से दोष संचय हुए, मतलब उनके बॉडी का लक्षण देखकर समझ जाएगा कि यहाँ पे ये दोष लक्षण संचित हुए हैं। मतलब दोषों के संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति भेद, इन अवस्थाओं का जिसको अच्छी तरह से ज्ञान है वही अच्छा डॉक्टर है, वही भवेत भिषक, वही डॉक्टर है। क्लियर है, वही अच्छा डॉक्टर बनता है, ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। संचय अवस्था क्या है, देखो, स्वस्थानों में दोषों की वृद्धि होना, अब आप कोरिलेट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, लक्षण, इसमें क्या लक्षण होते हैं, स्तब्ध पूर्णता, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ये हो गया अपना वात के लक्षण, पित्त अवभासता, मंदोष्मता, ये पित्त के लक्षण, और च अंगानाम गौरव अलस्यम, ये कफ के लक्षण। इसी चीज़ को मैंने आपको कैसे दिखाया है, ये देखिए मैंने आपको ऐसे दिखाया है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पित्त अवभासता, मंदोष्मता और अंग गौरव आलस्यता। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वात दोष अगर संचित हो गया तो ये पित्त दोष, तो इसके लक्षण ऐसे, और कफ दोष के लिए अंग गौरव आलस्य। क्लियर है। उस तरह प्रकोप अवस्था, दोषों की उन्मार्गगामी होना, प्रकोपित हो जाना। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जैसे अगर अपन बर्नर को, गैस के बर्नर को मान लो हाई कर दिए,
तो क्या होगा, अब ये दूध जो खौलने लगता है उसको हम बोलते हैं उन्मार्गगामी होना, प्रकोप अवस्था। लक्षण क्या है वात दोष के लिए, कोष्ठतोद संचरण, ये कोष्ठतोद संचरण हो गया आपका वात दोष का लक्षण, ठीक है। फिर अभिलिप क्या है, अम्लिका पिपासा परिदाह, ये हो गए पित्त प्रकोप के लक्षण। और यहाँ देखो अन्य द्वेष हृदय उत्क्लेदश्च जायन्ते, ये हो गया कफ के लक्षण। तो इस तरह से कफ प्रकोपित के लक्षण, ये इस तरह से अपन समझ सकते हैं। क्लियर है। मैंने आपको यही बोला कि कई बार हमें ना विकार देखने को मिलता है और कई बार हमें देखने को मिलता है रोग। तो विकार और रोग में यही अंतर है कि जो लक्षण संचय प्रकोप और प्रसर अवस्था में शरीर में देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं विकार हो गया, वात दोष का विकार हुआ। लेकिन वातज रोग कब होता है, जब वो स्थान संचय व्यक्ति और भेद अवस्था में होते हैं, उसे हम बोलते हैं वातज रोग या पित्तज रोग हुए। समझ में आया। अभी यहाँ तक अगर कोई डॉक्टर इस तीनों स्टेट में अगर ठीक कर देता है तो सुख साध्य हो जाता है, बिल्कुल आराम से है ना, बीमारी ठीक हो जाता है। क्लियर है। अगर हम प्रसर अवस्था की बात करें, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, स्त्रोतों द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना। अब आपको पता है संचय प्रकोप होकर के, प्रकोप में तो उन्मार्गगामी हो गया दोष, लेकिन अब बॉडी में अलग अलग जगह कैसे जाएगा, अपने अपने चैनल्स के थ्रू जाएगा दोष, है ना, अलग अलग चैनल के थ्रू ही जाएगा दोष, ठीक है। तो अलग अलग चैनल के थ्रू अगर प्रकोपित हुए दोष शरीर के अलग अलग पार्ट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रसर अवस्था। समझ में आया कि स्त्रोतस जो होते हैं, स्त्रोतस द्वारा शरीर में सर्वत्र दोष को फैलना ही प्रसर अवस्था कहलाता है। इसके लक्षण क्या है, वातस दोष के लक्षण है विमार्ग गमन और आटोप, पेट फुला फुला जैसा लगना, दैट इज कॉल्ड आटोप, आधमान आटोप, है ना। फिर क्या है, पित्तज लक्षण ओस चोस परिदाह धुमायन, ये सब क्या है, प्रसर के लक्षण है। कफज लक्षण क्या होगा, आरोचक अविपाक अंगसाद छर्दी, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। प्रसर के कितने प्रकार बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, तो याद रखना प्रसर के 15 प्रकार, मतलब 15 प्रकार से दोषों का प्रसर होता है। क्लियर है। आई होप आप आराम से समझ रहे होंगे संचय क्या है, प्रकोप क्या है, प्रसर क्या है। और अगर हम बात करें स्थान संश्रय का, तो क्या लिखा हुआ है, पंच निदान की पूर्व रूप अवस्था ही स्थान संश्रय है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थान संश्रय जो अपना निदान पंचक है उसमें किस अवस्था को स्थान संश्रय कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, पूर्व रूप अवस्था की, ठीक है। हम जानते हैं ना निदान पंचक में 5 स्टेज अलग अलग है, जैसे निदान, ठीक है, निदान, फिर आपको 5 स्टेज पता है, अगर आपको पता है तो एक बार आप कमेंट करो, ठीक है। जो निदान पंचक के 5 स्टेज होते हैं, मैं 1-2 बता देता हूँ, निदान, पूर्व रूप, रूप, इस तरह से, ठीक है, संप्राप्ति ऐसे। अब बाकी आप लिख सकते हो कमेंट में अगर आपको सच में आता है तो ये पूर्व रूप अवस्था की कौन से स्टेज होता है, सठ क्रियाकाल के, स्थान संश्रय। निदान पंचक अलग चीज़ है और सठ क्रियाकाल अलग चीज़ है। निदान पंचक क्या है, ये हम रोग को अलग अलग, मतलब 5 ऐसे तरीके हैं जिससे हम रोग को समझ सकते हैं, और ये क्या है, ये 6 ऐसे स्टेज है जहाँ पर ट्रीटमेंट करके रोग से मुक्ति पाया जा सकता है। समझ में आया। स्थान संश्रय पंच निदान के पूर्व रूप अवस्था है। दोष दुष्ट समूर्छना प्रारंभ हो जाती है। दोष शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेशों में पहुंच जाता है। इस समय में देखो प्रसर होकर स्रोतस में चली गई थी, लेकिन अब यहाँ पर पहुंच जाती है स्थान संश्रय अवस्था में। नाम से भी क्लियर है ना कि अलग अलग लोकेशन पर आश्रित हो जाना, स्थान संश्रय। जो होने वाला जो व्याधि है, भावी व्याधि, इसका के बोधक सामान्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी भी बीमारी का जो सिम्टम्स है वो किस अवस्था में दिखने लगते हैं, तो आंसर क्या होगा, स्थान संश्रय अवस्था, ठीक है। सामान्य लक्षण प्रकट होना किस अवस्था, सठ क्रियाकाल की किस अवस्था में होता है, तो आंसर है कौन सा, स्थान संश्रय, ठीक है। इस अवस्था में ख वैगुण्य पाया जाता है। ख वैगुण्य मतलब होता है जहाँ जहाँ पे चैनल्स है, जहाँ जहाँ पर ये कह सकते हो कैविटी है, वो सब, उन सब का कुपित हो जाना, वो सब वहाँ पर क्या होता है, मतलब अगर मैं और तुम्हें आसान तरीके से बताऊँ तो जो स्रोतस है, वो स्रोतस में या तो बहुत सारे प्रकुपित दोष आकर संग हो जाना, उसकी चैनल को ब्लॉक कर देना, या विमार्ग गमन हो जाना, ये सब अवस्था पाया जाता है किसमें, स्थान संश्रय में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि संग, विमार, गमन, ऐसे और भी जैसे 4 स्टेज है जिससे स्रोतस विकृत होते हैं। यहाँ देखो व्यक्त अवस्था, इस अवस्था में दोष दुष्ट समूर्छना पूर्ण हो जाती है। दोष दुष्ट समूर्छना समझ में आता है आपको, नहीं आता तो एक बार समझ लो। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बीमारी होने का जो कारण है, जो स्टेज है, उस स्टेज में क्या होता है कि जो प्रकोपित हुआ दोष है, दोष मतलब वही वात पित्त कफ,
ये वात पित्त कफ हमारे शरीर के जो धातु हैं, रस रक्त में मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उनमें अलग अलग धातु में जाकर के उनको प्रकोपित करते हैं। अब मान लो प्रकोपित हुआ पित्त अगर मांस में जाकर के प्रकोपित करे तो वहाँ पे उस जगह के मांस को प्रकोपित करके वहाँ पे मांसगत लक्षण उत्पन्न करेंगे। वहाँ पे अब क्योंकि पित्त है तो वहाँ पर दाह होगा, समझ रहे हो। अगर प्रकोपित हुआ पित्त अगर मान लो त्वचा में चला गया तो त्वचा आश्रित लक्षण उत्पन्न करेंगे। इसी तरह वात और कफ भी करते हैं। तो दोष का प्रकोपित हुए दोष का दुष्य मतलब धातुओं में जा करके उसके लक्षण उत्पन्न करना ही दोष दुष्य समूर्छना कहलाता है। क्लियर हुआ। तो ये कौन सी अवस्था में दोष दुष्य समूर्छना कंप्लीट होता है? तो आंसर है व्यक्त अवस्था में दोष दुष्य समूर्छना पूर्ण हो जाती है। व्याधि के पूर्ण लक्षण यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर लक्षण प्रकट होना शुरू होता है कौन से? स्थान संश्रय में। और व्यक्त अवस्था में पूर्ण लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अतः व्याधि का निश्चय ज्ञान किस अवस्था में होता है? तो व्यक्त अवस्था में होता है। याद रखना, कोई हम जो मतलब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस पे जब हम करते हैं तो हमारा जो फाइनल डायग्नोसिस होता है कि नहीं दैट पर्टिकुलर डिजीज़ जो है, तो वो हमें इसी अवस्था में समझ में आता है। किस अवस्था में? दैट इज़ व्यक्त अवस्था। इसी अवस्था में स्रोतस दुष्टि होता है। याद रखना, बस पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ख वैगुण्य कहाँ पे होता है? देखो, चैनल ब्लॉक होना है, विमार गमन होना, ये स्थान संश्रय में होता है। स्रोतस दुष्ट कहाँ पे हो गया? व्यक्त अवस्था में होता है। समझ में आया? भेद अवस्था क्या है? देखो, ये लास्ट स्टेज है, 6th स्टेज। रोगों के दोषों की प्रधानता के आधार पर भेद स्पष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर तो समझ में आ गया कि हाँ यार ये है ना, ये बीमारी है फलाना, जो भी आप मान लो वातस बीमारी, पित्तस, कफस, कोई भी डिजीज़ आपने कहा कि हाँ ये लेट्स से कि मान लो मैंने कहा कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ज्वर, लेट्स से बहुत ही सब कॉमन एग्जाम्पल है, ज्वर व्याधि है। लेकिन ज्वर में कौन सा ज्वर है ये पहचानना अपने को भेद अवस्था में पता चलता है कि ये वातस ज्वर है, पित्तस ज्वर है या कफस ज्वर है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारी, आपको तो पता है आयुर्वेद में चिकित्सा स्थान में तो 30 अध्याय में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है चीज़ें। तो रोगों की दोष की प्रधानता के आधार पर मतलब उनके लक्षण आपको दिख रहे हैं अच्छी तरह से व्यक्त अवस्था में, तो आप उसमें समझ जाएंगे कि किस दोष के लक्षण प्रधान है इसमें। उस आधार पर उस दोष को भेद अवस्था कहा जाता है और इसमें हम प्रॉपर है ना कैटेगराइज कर पाते हैं कि ये वातस व्याधि है, पित्तस है या कफस है। देखो, जैसे शोष, ग्रंथि, विद्रधि आदि विदीर्ण होकर व्रण भाव को प्राप्त होता है। अगर मान लो कोई स्किन में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उस समय में जब तक पहले होता था ईचिंग हुआ, धीरे धीरे स्वेलिंग हुआ, अब स्वेलिंग के अंदर में अब पस आने लगा और धीरे धीरे वो है ना प्रॉपर घाव हो गया, तो ये सब स्टेज व्रण अवस्था भेद अवस्था में आता है। शोथ, ग्रंथि, विद्रधि, विदीर्ण ये सब होकर पूरा व्रण बन जाना, घाव बन जाना, दैट इज भेद अवस्था। रोगों का उपद्रव आरंभ हो जाता है। उपद्रव और रोग में क्या अंतर है बच्चे, पता है आपको? देखो, उपद्रव मतलब रोग किसी प्रधान कारण से हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा जो लक्षण होते हैं, उपद्रव मतलब कह सकते हो कि कोई बीमारी है उसको आपने ठीक नहीं किया, उसके अलावा अब कोई एक नॉर्मल बीमारी थी, लेट्स से मैंने कहा सर्दी थी, ठीक है, सर्दी थी, आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं किया, आप और सर्दी करने वाले जो निदान है, जो कारण है, उसको आप सेवन किए जा रहे हो, तो क्या होगा? इससे खांसी हो जाएगी। खांसी होने के बाद धीरे धीरे अब जो कास है, खांसी मतलब कास कहते हैं आयुर्वेद में, तो कास के अलग अलग प्रकार उत्पन्न होने लगेंगे। ये हो सकता है आपको राजक्षमा उत्पन्न कर दे, तो ये सब उपद्रव है। एक प्रधान व्याधि के अलावा जो लक्षण उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं उपद्रव। तो उपद्रव स्टार्ट हो जाता है भेद अवस्था में। इस अवस्था में अगर चिकित्सा नहीं करते हैं तो रोग असाध्य हो जाता है, इसको याद रखिए। तो मतलब भेद अवस्था तक भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अगर आप इस अवस्था में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो रोग असाध्य हो जाएगा। यही था हमारा 6 अवस्था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक और पॉइंट समझ लीजिए, आचार्य डल्हन ने पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म को भी स्थान संश्रय के हिसाब से डिवाइड किया है। आचार्य डल्हन कहते हैं कि संचय व स्थान संश्रय के बीच में अगर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देता है तो वो उस ट्रीटमेंट को पूर्व कर्म समझा जाएगा। मान लो किसी दोष का संचय हो रहा है या अभी संचय प्रकोप प्रसर अवस्था में ही अगर ट्रीटमेंट हो गई तो वो पूर्व कर्म कहलाएगा। पूर्व रूप अवस्था में अगर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रधान कर्म। और रूप अवस्था जहाँ पर आपको पता है ना, अभी हमने लक्षण पढ़ा, तो उसमें अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पश्चात कर्म। इतनी सारी बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 क्रियाकाल समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट। थैंक यू।